नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जो एक महत्वपूर्ण ज़िले की, उत्तर प्रदेश से लगने वाले एक महत्वपूर्ण ज़िले की कमान तो संभाल ही रहे हैं। और अपने अब तक के करियर में वो 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जब उन्हें आईएएस अवार्ड हुआ, और 95 बैच के वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जब उनका चयन हुआ। तो मुलाकात करिए रीवा कलेक्टर से, 2011 बैच के आईएएस और वर्तमान में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प जी से। बहुत स्वागत करता हूं मनोज जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में हम थोड़ा अतीत की तरफ लौटते हैं। जी जी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि टाइम मशीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट जब विज्ञान कभी पहुँचेगा, सनातन परंपरा तो दावा करती है कि वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकती है, लेकिन टाइम मशीन का भी ये दावा है कि अतीत और भविष्य में जाया जा सकता है। तो बिहार से आपका ताल्लुक़ रहा और वहाँ पढ़ाई लिखाई और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय वहाँ आना हुआ। कैसे याद करते हैं आप जब आप एक किशोर के रूप में बिहार में रहे, किस जगह रहे, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही, और वहाँ सपना क्या था, क्या मन में विचार था? क्या इसके पहले भी परिवार में प्रशासनिक सेवा की तरफ जाने वाली कोई धारा रही है? हाँ, मेरे परिवार में मेरे अंकल जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। मेरे ग्रैंड अंकल भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए थे। तो ये एक परंपरा तो थी, लेकिन ये एक ड्राइविंग फोर्स नहीं था। बचपन में हम लोग, हमारे पिताजी चूँकि सरकारी नौकरी में थे और हम लोग बिहार के विभिन्न जगहों पे, छोटी छोटी जगहों में अपनी पढ़ाई जहाँ जहाँ उनकी पदस्थापना होती थी वहाँ करते थे। बांका एक जगह है जो पहले बिहार का हिस्सा था, अब आजकल वो झारखंड का हिस्सा हो गया है। उस जगह पे हम लोग पदस्थ थे और वहाँ पे एक नए रिक्रूट आईएएस ऑफिसर आए थे, विजय कपूर, जो बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह भी बने। तो उनकी कार्यप्रणाली ने हम लोगों को बड़ा प्रभावित किया था और उस समय ही मन में ये भाव आए थे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है। राज्य प्रशासनिक सेवा के माध्यम से फिर अंत में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और एसडीएम के रूप में और विभिन्न जो हमारे असाइनमेंट होते रहे उनके माध्यम से काफ़ी कुछ करने को मौका मिला। तो बचपन से ये एक ड्राइव तो हमेशा रहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना है। जी, तो ये तो परिवार में भी धारा रही जैसा आपने हमें बताया। इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी संख्या में वो आकांक्षी युवा वर्ग देखता है मनोज जी, जो खुद एक बेहतर करियर के लिए आशान्वित है और परिश्रम निरंतर कर रहा है, ख़ासतौर से चाहे वो राज्य सेवाएं हों या अखिल भारतीय सेवाएं हों। एक मूल मंत्र आपसे अपेक्षित है उनके लिए कि जैसा मैं आपको समझ पा रहा हूँ आपके व्यक्तित्व को देखकर, कि एक बहुत सधा हुआ एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में मुझे नज़र आ रहा है, और उसके पीछे जाहिर है पिताजी का और परिवार के और वरिष्ठ जनों का, मित्रों का एक गाइडेंस तो रहा ही होगा। लेकिन आप युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे? क्योंकि सपने बहुत अच्छी बात है, सपना आपने देखा तभी आप उसमें रंग भरेंगे, लेकिन जब आप हकीकत की ज़मीन पर उतरते हैं तो बहुत कुछ डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। निश्चित रूप से बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है सपने को देखना और उसको हकीकत में बदलना। लेकिन जो हमने महसूस किया है कि परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़ा अचीवर बनाती है, और चाहे कोई भी थ्योरी आ जाए जीवन में, कितने भी शॉर्टकट्स आ जाए, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज़ इन वेन। तो जो लोग अभी यंग हैं और किसी भी कैरियर को परस्यू कर रहे हों, चाहे वो जो राज्य प्रशासनिक सेवा और प्रशासनिक सेवा का हो या किसी दूसरी जॉब के लिए वो एफ़र्ट कर रहे हों, फॉर दैट मैटर वो स्पोर्ट्स में या किसी और फील्ड में भी एफ़र्ट कर रहे हों, तो परिश्रम का कोई सानी नहीं है। और जब तक हम परिश्रम मैक्सिमम नहीं करते हैं तब तक इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमको सफलता नहीं मिलनी है। तो 90% तो हमारी जो है वो परिश्रम ही है, और इसके अलावा बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और जो एक
क्लिक फैक्टर होता है जो वो आपको सफलता दिलाता है, उसकी ज़रूरत जीवन में ज़रूर पड़ती है। ईश्वर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, लेकिन परिश्रम मेरे हिसाब से 80% परिश्रम ही है जो कि आपको सफलता दिलाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें क्लिक फैक्टर का भी एक रोल होता है। और क्लिक फैक्टर को ऐसे समझ लीजिए कि कई बार तेज़ धूप होती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आज पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि छाता लेकर चला जाए, और आप देखते हैं कि दोपहर बाद न जाने कहाँ से काले बादल घिर आते हैं और आपकी छतरी आपके लिए बड़ी मददगार हो जाती है, जिसको बाकी सब बोझ बता रहे थे। तो ये क्लिक फैक्टर होता है निश्चित रूप से उस दिन आपके लिए सब कुछ अनुकूल रहे। जिस दिन 4-5 लोगों का एक बोर्ड बैठकर आपसे बातचीत कर रहा है और वो आपकी बातचीत पर प्रसन्न हो रहा है और खुश हो रहा है कि वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। ये भी ज़रा हमें जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जी यहीं पर जो ईश्वर का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, पुण्य है, वो मुझे लगता है कि काम करता है। इसीलिए हमें अपनी मेहनत और के साथ साथ पुण्य अर्जित करने का काम भी जीवन भर करते रहना चाहिए। ये आपने बहुत 2 महत्वपूर्ण मंत्र अब तक युवाओं के लिए दिए हैं। ये दूसरा मंत्र बताता है कि आप गहरे आस्थावान हैं और ईश्वरीय तत्व में आपकी मजबूत आस्था है, और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता वरिष्ठ जनों का सम्मान और मनुष्यता के प्रति एक निष्काम भाव से सेवा के माध्यम से गुजरता है। आपने जैसा पहला मंत्र दिया कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, जैसे संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प ही क्या जिसमें विकल्प के दरवाजे व्यक्ति खोल कर रखे। तो ज़रा हमको ये समझाइए कि परिश्रम का रोड मैप किस तरह का हो। हम तो जब जॉब में आए, कई ऐसे असाइनमेंट होते हैं जहाँ पर कि आपको बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को साथ लेके चलना पड़ता है, और वो जो डिफरेंट फैक्टर्स को बैलेंस करने का जो हमने महसूस किया, कई ऐसी हमारी पोस्टिंग्स रही है जहाँ पर कि ऐसी परिस्थितियाँ लगती है कि बड़ा मुश्किल है बैलेंस बनाना, और लेकिन अभी तक हमने सभी ऐसे असाइनमेंट को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया। और उसमें भी कई बार हमको ऐसा लगता है हम कि जो जॉइंट फैमिली में रहने का हमारा अनुभव रहा है, जो हमारे पेरेंट्स के समय हम लोग बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें हमें दिखती थी कि वो किस तरीके से विभिन्न आयामों के बीच में से एक बीच का रास्ता निकाल के सबकी संतुष्टि के साथ काम किया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है। एक तो ये फैक्टर आज की तारीख में बच्चे मिस कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भले ही हम फिजिकली जॉइंट फैमिली में ना रह रहे हों, लेकिन जो अपने कजिन्स के साथ या अपने जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, एक बहुत सारे फैमिली हमने देखा है जो कि फिजिकली साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी बॉन्डिंग डेवलप कर रखी है, और कजिन्स के ऐसे ग्रुप हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरह का एक अगर माहौल बना के रखेंगे तो हमको लगता है कि वो बच्चों के लिए आगे भी जीवन में किसी भी क्राइसिस को कोप अप करने के लिए या कोई भी ऐसा फेलियर है तो उसको कोप अप करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, बिल्कुल हमको स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहिए। फिजिकल जो आउटडोर स्पोर्ट्स है वो भी स्ट्रेस को और फेलियर्स को कोप अप करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं तो हम रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं और रोज़ हारते हैं, और जीवन में जीतने से ज़्यादा हारना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम हारते हैं और उसको कोप अप करके फिर जीतने के लिए कोशिश करते हैं तो जो सडन फेलियर्स आते हैं, असफलताएं आती हैं, वो हमको निराश नहीं करती हैं, हम फिर अगले दिन अगला मैच खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो एक तो बच्चों को आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलना चाहिए। तो अगर आप अपने परिवार में कजिन्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स इस तरह के ग्रुप बनाते हैं तो एक बड़ा इंटीमेट, एक बड़ा अंतरंग पारिवारिक ग्रुप रहेगा, और आप अपने फेलियर और अपने सक्सेस को लेकर वहाँ बहुत खुलकर डिस्कस कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अब जो आपके दूसरे मित्र हैं। यह आपकी बड़ी अच्छी सलाह रही। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा बताएं, हम लोग एक बहुत ही बड़े जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारे बड़े ही क्लोज टाइज रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन एक कमरे में 5-8 कज़िन एक साथ हम लोगों ने छुट्टियां बिताई हैं। उन सभी को इस व्हाट्सएप ने बड़ा अच्छा जोड़ रखा है। हमारा एक फैमिली कनेक्टिंग यू करके ग्रुप है, और उसमें वो सभी कजिन्स हैं, और हम लोग बड़े क्लोजली उसमें ऑपरेट करते हैं, और इस तरह के प्रयोग सभी को बहुत ही अच्छा
एक मौका देंगे अपने स्ट्रेस रिड्रेसल के लिए भी और इन्जॉयमेंट के लिए भी, क्योंकि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। जो आपको अपने ब्लड ग्रुप से जो आपको फीलिंग आएगी वो कहीं बाहर से और नहीं आ सकती है। बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं सर एक कठिन सवाल कहूँ या उसको एक ऐसा सवाल कहूँ जहाँ आपने अपनी ड्यूटी को केंद्र में रखा। मंदसौर के ज़िला प्रशासनिक मुखिया के नाते आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल न्यायोचित है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कठिनतम फैसला है हमारे जीवन के। कि आमतौर पर दुविधा हमारी वहीं होती है जब हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुनने के लिए कहा जाए, और उसमें भी वो चीज़ हम चुनें जो चीज़ हमारे निजी हितों के विरुद्ध कहीं जाती हुई प्रतीत हो। वो बहुत कठिन फैसला होता है जीवन का। मैं जानता हूँ ये एक तकलीफ़ से जुड़ा भी सवाल है आपके लिए। ये उस स्मृति को कुरेदने की तरह है जिसमें आप आमतौर पर नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए मैं क्षमा सहित, लेकिन फिर भी जो देखने वाले लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो इस घटनाक्रम से ज़रूर प्रेरित होंगे, तो मैं क्षमा सहित फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें हमारे इस अवसरनामा में। परिस्थितियां उस समय की ऐसी थी कि आपके पास चॉइस नहीं था जी। हम उस समय वो दौर था जब न केवल कोरोना का जो दूसरी लहर थी वो बड़ी भयावह शेप में थी, और हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करने में काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उस दौर में एकाएक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड बढ़ी थी। और मंदसौर जो था, जो ज़िला, वो दूसरे ज़िलों पे डिपेंडेंट था, बहुत ज़्यादा उसके पास अपना कोई सोर्स नहीं था। जिस समय मदर सीरियस थी उस समय हमारा जो सीओ जिला पंचायत थे वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, हमारा जो हेडक्वार्टर एसडीएम था वो भी कोरोना पॉजिटिव था, एक हमारा तहसीलदार था जिसको हमने राजस्थान के पर्सनल लेवल पर जहाँ से हम सिलेंडर लाते थे वहाँ भेज रखा था और वो भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। उस समय हमारे पास इमोशनल होने का ऑप्शन नहीं था। ओह, मदर का दर्द तो था, और मदर हैज़ एवर बिन माई इंस्पिरेशन, चूँकि फादर भी चले गए थे और मदर ही एकमात्र पुरानी पीढ़ी में से हमारे साथ थी, और हमने काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ ही रहती थी। और उन्होंने हमारे संयुक्त परिवार को जिस तरीके से पुश किया था, अपने जिम्मेदारियों के ऊपर अपने कर्तव्यों को जिस तरीके से उन्होंने कुर्बान किया था, वो हम लोगों के लिए हमेशा से बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा था। तो एक झटके में हमारे दिमाग में ये बात आई कि जिसने अपना जीवन का पूरा जो पूर्वार्ध था वो संयुक्त परिवार की ज़रूरतों और जिम्मेदारियों के लिए निभाया है, और हमारे लिए तो पूरे ज़िले का कर्तव्य हमारे सामने है। तो रंच मात्र को 1 मिनट को भी हमें इस निर्णय करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। मेरे ब्रदर भी उस समय जो है वो पटना में कोविड पॉजिटिव था। उस समय कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था कि कोई भी आ सकता था, और हम लोगों ने फिर व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक कॉल से सबको मदर को दिखाया, और जो राइट्स थे वो उनको दिखाते हुए हमने 2-3 घंटे में कंप्लीट किया। और आई हैड नो ऑप्शन टू गो टू माई टास्क, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय बीमार थे और बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। फिर हम लोगों ने 1 साल के बाद जरूर पटना में जाके उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम किया। न्याय का पथ और कर्तव्य का पथ भावुक नहीं होने देता है, नहीं तो इतने बड़े निर्णय और कई लोगों को बहुत कठोर लगने वाले निर्णय करना आसान नहीं है, लेकिन इसकी कहीं रूपरेखा आपके माता पिता से आपको ज़रूर मिली होगी। और माता जी को तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जहाँ से भी आपको देखती होंगी तो मुस्कुराते हुए ये ज़रूर कहती होंगी कि मनोज, तुमने बिल्कुल सही निर्णय किया, और जितनी आयु है उतनी आयु थी, लेकिन बाकी कई लोगों की मदद भी बहुत ज़रूरी थी और तुमने वो रास्ता चुना। बधाई सर इसके लिए। जी, एक दुख भी है लेकिन एक संतोष भी है। नहीं, मुझे भी इस बात का संतोष। जी हाँ। आगे मैं चलूँ तो जीवन का एक बड़ा पड़ाव होता है विवाह, और दाम्पत्य जीवन के लिए जैसा हम कहते हैं कि मैं हमेशा मानता हूँ कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ जो बड़ी
प्राचीन कहावत है लेकिन अक्षरशः सत्य है। और उसी तरह एक स्त्री के भी उत्थान और उन्नयन में उसके पुरुष साथी का बेहिचक योगदान माना जा सकता है, लेकिन स्त्री का योगदान अधिक बड़ा होता है। कैसे आप याद करते हैं जो आपकी जीवन संगिनी है? क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का अगर घर ऑर्डर में ना हो तो सब कुछ डिसऑर्डर है। निश्चित रूप से, और बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि हमारी पत्नी ने हमेशा मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मैंने पूरे जितने साल से 95 से हम जॉब कर रहे हैं, 98 में मेरी शादी हुई, 98 के बाद से आज तक नौकरी छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी सारी जिम्मेदारियां मेरी वाइफ ने निभाई हो, चाहे वो हमारे परिवार के संयुक्त परिवार की विभिन्न जिम्मेदारियां हों, चाहे बच्चों की जिम्मेदारियां हों, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज रहा हो, या घर में गेस्ट आ रहे हों उनको एंटरटेन करना हो। तो हमने तो पूरा का पूरा 100% का डेलीगेशन है। और अभी भी जितनी भी चीज़ें बट फॉर जॉब करना होता है वो पूरी की पूरी उन्होंने अपने ऊपर ओन कर रखी है। और उसके कारण हमारे इस फ्रंट पर कभी हमें कोई तकलीफ़ नहीं मिला, चीज़ें हमें हमेशा ऑर्डर में मिली, और जिसके कारण हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा 100% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते रहे। मैक्सिमम समय हमारा, चाहे वो सोचने का हो, चाहे वो काम करने का हो, चाहे वो फील्ड में रहने का हो, हम अपना 100% उसमें देते रहे। अपने परिवार बच्चों की तो जिम्मेदारियां लोग निभाते ही हैं, लेकिन इक्वेशन ऐसा है कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अंकल्स हैं, आंटी हैं, वो लोग कोई भी इशू शेयर करना होता है तो मेरी पत्नी से शेयर करते हैं। मेरे को बाद में उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि ऐसा फोन आया था, ऐसा हो रहा है। तो मतलब आपके यहाँ 2 सुनवाई होती हैं, एक तो जन सुनवाई होती है जिसको आप हैंडल करते हैं, और परिवार सुनवाई को जो है वो आपकी जीवन संगिनी हैंडल करती है। वो सारे इश्यूज हैंडल करती रहती है। जी जी, वाह वाह, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी घर में दोनों एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। परिश्रम की सर आपने बात की थी, तो मैं थोड़ा उसका रोड मैप समझना चाहूँगा। परिश्रम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये कही जाती है कि परिश्रम की भी एक दिशा होती है, परिश्रम भी वर्गीकृत होता है, क्लासिफाइड होता है कि मुझे कैसे, क्योंकि परिश्रम का मतलब यही नहीं है कि आप मनुष्य, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य को नींद की आवश्यकता है, मनोरंजन की भी आवश्यकता है, सामाजिकता की भी आवश्यकता है, वो 24 घंटे सिर्फ परिश्रम नहीं कर सकता है। तो इसको क्लासिफाइड थोड़ा सा करके समझाइए, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्या इसका कोई फार्मूला है। निश्चित रूप से फार्मूला है। सबसे पहले तो हमारा सिलेक्शन ऑफ कैरियर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई हमारे जो बच्चे हैं वो इसको डिसाइड करने में काफ़ी समय लगा देते हैं कि उनकी ड्राइव क्या है और वो बनना क्या चाहते हैं। एक बार आपने इसको डिसाइड कर लिया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हमको पीएससी करना है, तो आपको, अगर आपने तय कर लिया है कि आपको पीएससी करना है, तो फिर आपके सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्ट्स आपके वो होने चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती और ऐसा सब्जेक्ट नहीं लें जो दूसरों की सलाह पर हो, वो स्कोरिंग है, कम स्कोरिंग है, ऐसी बातें सोचे के बिना जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वो सब्जेक्ट का चयन करना। उसके बाद सबसे ज़रूरी है सिलेबस और पिछले जो साल के 5-10 सालों के क्वेश्चंस आए हों उनका ट्रेंड को देखना। ये प्रिपरेटरी पार्ट देखना कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे क्वेश्चन के ट्रेंड क्या हैं, किस तरह के प्रश्न आते रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो एक समझ डेवलप होती है कि किस स्टैंडर्ड के हमारे पास सब्जेक्ट मटेरियल है और कैसे हमको इसको पढ़ना है। इसके बाद फिर हमको एक बार तो पूरे सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अलग अलग चैप्टर्स इस हिसाब से छोड़ देते हैं कि इससे प्रश्न पिछले साल ही आए थे हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए।
लेकिन कोई भी एक चैप्टर अपने आप में सेपरेट और कंप्लीट नहीं होता है। हर चैप्टर या हर सिलेबस का पार्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो हमको एक रीडिंग तो पूरे सिलेबस की लेनी चाहिए और फिर हमको फोकस करना चाहिए जो एक्सपेक्टेड पोर्शन है, जिससे कि इस साल जिस साल हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। और इस लाइन पर अगर हम मेहनत करते हैं, तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम खुद से बैठ के और निर्धारित समय में क्वेश्चन को लिखें। हमने एक साल का पूरा क्वेश्चन बैंक उठा लिया और 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे में हमने उसको सॉल्व करके फिर खुद से जांच करके देखें कि क्या हम इससे और बेहतर लिख सकते थे। इस तरह के मेहनत की बात हम करते हैं। जब मेहनत की बात करते हैं, इट हैज़ टू बी वेरी प्लान्ड, वेरी फोकस्ड और समय सीमा के भीतर, क्योंकि आपको 3 घंटे ही समय है और उसी 3 घंटे में आपको जो आपका प्रश्न पत्र देखने वाला है, जांचने वाला है, उसको ये इम्प्रेशन पहुंचाना है कि आप दूसरों से बेहतर है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उसमें उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी आपकी हॉबी है उसको कभी नहीं छोड़े। 2 चीज़ें हमने हमेशा महसूस किया है कि एक तो जो बचपन के आपके मित्र हैं और आपकी हॉबी, अगर 2 चीज़ों को आप नहीं छोड़ते हैं तो जीवन में कभी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इन 2 चीज़ों को ज़रूर परस्यू करें, चाहे कितना भी आप सीरियस हो, कितना भी आप बिजी हो, कितने भी आप ऑक्यूपाइड हो। अगर इन 2 चीज़ों से आप अपने को सिंचित करते हैं तो आप हमेशा बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपकी बात पे अनायास ही मुझे मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड की बात याद आ गई, जिनके पास एक बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है। मेरे ही प्रोफेशन के हैं वो और मुझसे बहुत कई गुना अधिक व्यस्त हैं, दिल्ली में हैं, लेकिन वो पुस्तकें खरीदना कभी बंद नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि मेरी हॉबी है और हर पुस्तक मेरे साथ खुशी का एक ख़जाना लेकर मेरे घर चली आती है। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ। बड़ा अच्छा लगा मनोज जी आपसे चर्चा करके, और एक बहुत ही सधा हुआ नपा तुला आपका अंदाज़ है और उतने ही एक अपराइट तरीके से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर आप अपनी ड्यूटी को देखते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर फिर हाजिर होंगे, उनसे बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर बात करेंगे।